बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ एक तवाइफजादी थी, मगर शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। मेरे अब्बा को अम्मा पहली नज़र में पसंद आ गई और अब्बा ने अम्मा से शादी कर ली। मगर शादी के कुछ अरसे बाद अब्बा को पता चला तो आग बबूला हुए। मगर अम्मा ने वादा किया कि कभी पलट कर माजी में नहीं जाएंगी, और वो शरीफ औरत है। अब्बा ने उनकी बात का यकीन कर लिया। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए। मैं जवान हो गई, अब्बा मुल्क से बाहर चले गए, तो अम्मा मुझे रोज़ नानी के घर ले जाती और अब्बा को बताने से मना करती। एक रोज़ नानी ने अम्मा को कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अपनी बेटी मुझे दो तो मैं पैसा कमाऊँ। इसके बाप को कहना कि तेरी बेटी मर गई। मुझे लगा कि मेरी माँ नानी की बात नहीं मानेगी, मगर पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब नानी ने मुझे जवान मर्द के आगे, मैं जो ही घर के पास पहुंची, मुझे घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। मैं हैरान होते हुए अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा उमूमन बंद हुआ करता था। घर में अम्मा अकेली होती थी, लिहाजा अब्बा अम्मा को सख्ती से ताकीद करके जाते कि दरवाज़ा बंद रखें और कभी किसी मोहल्ले वाले को भी घर में दाखिल न होने दें। मैं हैरान होते दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। मुझे पूरे घर में अम्मा कहीं दिखाई न दी। मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी तो मुझे वहाँ से बातों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो अम्मा को किसी गैर अजनबी आदमी के साथ बातों में मसरूफ़ पाया। अम्मी बेतकल्लुफ़ी से उसके निहायत करीब बैठी थी और न जाने सरगोशी में उसके साथ क्या बातें करने में मगन थी। मैं अम्मा को उस अजनबी आदमी के साथ बैठे देखकर हैरान रह गई। मैं इतनी बड़ी तो थी कि ये समझ सकती थी कि किसी गैर अनजाने आदमी का अब्बा की गैर मौजूदगी में घर में दाखिल होना किसी तौर मुनासिब न था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मा को खुद ही मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने पलट कर देखा तो वो चौंक गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बावर्ची खाने में ले आई। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या चीज़ बनाई है। अम्मा ने जल्दी से मेरी पसंदीदा खीर मेरे सामने की तो मैंने फौरन खीर का प्याला अम्मा के हाथ से ले लिया। तो आज जल्दी घर क्यों आ गई? अम्मा ने ड्राइंग रूम की जानिब नज़र दौड़ाते हुए मुझसे सवाल किया। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए उस्तानी जी से छुट्टी लेकर आ गई। मैंने आज अपने जल्दी घर आने की वजह बताई तो अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया। चल ठीक है, तू अंदर जाकर ये खीर खा, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। अम्मा ने मुझे कमरे में भेजा और ख़ुद वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरा नाम शाहीना है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे इकलौता होने का कोई ख़ास फ़ायदा न था। ना तो अब्बा ने कभी मेरे नाज नखरे उठाए और ना ही मेरी अम्मा ने मेरे लाड उठाए। अब्बा तो सख्त तबीयत के मालिक थे। वो ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ़ रहा करते, मगर अम्मा भी न जाने किन कामों में मगन रहती और मेरी तरफ कम ही तवज्जो देती। मेरा कोई और बहन भाई भी ना था, लिहाजा मैं सारा दिन बहुत बोर हो जाती। मोहल्ले में हमारा वैसे भी किसी से मिलना जुलना न था, जबकि हमारे रिश्तेदार भी ना होने के ही बराबर थे। अब्बा के कुछ दूर पार के रिश्तेदार थे जिनकी तरफ हमारा आना जाना ना होने के बराबर था। अब्बा अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना पसंद न करते, जबकि अम्मा के तो कोई ख़ास रिश्तेदार थे ही नहीं। मैं हैरान होती। मेरी ज़िंदगी बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थी। छुट्टियाँ गुजारने के लिए सब बच्चे अपने ननियाल ददियाल जाया करते, जबकि मेरा ना ही कोई ननियाल था और ना कोई ददियाल। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अम्मा अब्बा के रिश्तेदार क्यों न थे, और वो खुद भी अकेले अकेले कहाँ से उतरे थे। ना तो मेरा कोई चचा था, ना ताया, और जो कुछ दीगर दूर पार के रिश्तेदार थे जो कभी भूले भटके हमारे घर आ जाया करते, तो अम्मा उनको मुँह न लगाती, और अब्बा तो वैसे ही घर से बाहर सारा दिन गुजार दिया करते। वो जो सुबह सवेरे घर से निकलते तो रात गए घर लौटते। जिंदगी बड़ी अजीब सी डगर पर चल रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा अब्बा रिश्तेदारों से कन्नी क्यों कतराते थे, मगर मुझे बड़ी होने के साथ इतना ज़रूर मालूम हो गया कि उनके माजी की कोई ना कोई ऐसी दास्तानें हैं जो वो सबसे और ख़ास तौर पर मुझसे छुपाने की कोशिश करते थे। चूँकि मैं शुरू से ही ज़्यादा रिश्तेदारों से नहीं मिली थी, लिहाजा मुझे ज़्यादा दोस्तियाँ बनाने का फ़न भी ना आता था। मैंने स्कूल में बड़ी मुश्किलों से एक दो सहेलियाँ बनाई थीं जो मुझे नखरे दिखाया करती, और मैं सिर्फ इस खातिर कि हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो उनके नाज नखरे उठाती और उनकी हर बात माना करती। अगर मैं उनकी बात ना मानती तो मेरी कोई भी दोस्त न बन सकती, और मैं सारी ज़िंदगी अकेले ही सड़ सड़ कर गुजार देती। मेरा भी दिल चाहता था कि हमारे रिश्तेदार हों, मैं उनके घर जाऊं, और जैसे बाकी बच्चों की नानी उनसे लाड करती हैं, मेरी नानी दादी भी मेरे ऐसे लाड उठाएं। मगर मेरे ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहे और कभी भी हकीकत बनकर सामने ना आ पाए। मेरी माँ मेरे बाप से शादी से पहले एक तवाइफ थी, मगर शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। वो कोठे पर ना रहा करती, बल्कि अपनी माँ के साथ घर में
चोरी छुपे ये काम करती। अब्बा और अम्मा की पहली मुलाकात एक दुकान पर हुई थी। अम्मा खरीदने में भाव ताव करते हुए काफ़ी बहस कर रही थी। अब्बा समेत इर्द गिर्द के सभी लोग अम्मा की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब्बा को दू बदू बहस करती और दुकानदार को लाजवाब करती लड़की पहली नज़र में ही पसंद आ गई। अब्बा ने आगे बढ़कर मामला रफा दफा करवाया और अम्मा के बताए गए दाम में कपड़ा दिलवा दिया। अम्मा ने शुक्रगुजार नज़रों से अब्बा की जानिब देखा और बस वहीं अपना दिल हार बैठी। अम्मा और अब्बा की मुलाकातें शुरू हुई तो बात शादी तक कहाँ पहुंची। अब्बा के आगे पीछे कोई था नहीं जो अम्मा के घर रिश्ता लेकर जाता। माँ बाप बहुत पहले ही फौत हो गए थे और जो रिश्तेदार थे उन्होंने अब्बा के साथ इतना बुरा सलूक किया था कि अब अब्बा उनकी शक्ल देखने की भी रवादार न थे। दूसरा, अम्मा भी अब्बा से अदालत में निकाह करना चाहती थी क्योंकि उनके यहाँ शादियाँ नहीं हुआ करती थी और वो ये शादी अपनी माँ से छुप कर करना चाहती थी। अब्बा अम्मा से शादी करके अपने घर ले आए थे। अम्मा ने अब्बा को अपने माजी के बारे में कुछ भी ना बताया, मगर यह हकीकत कब तक छुपी रहती। अब्बा को एक दिन किसी न किसी तरह मालूम हो गया कि अम्मा अपनी माँ के साथ मिलकर माजी में कितना गलत काम करती थी। अब्बा खूब चीखे चिल्लाए और आग बगोला हो गए, मगर अम्मा ने वादा किया कि वो कभी भी वापस अपने माजी में ना झांकेंगी और वो एक शरीफ औरत है। अब्बा ने भी अम्मा का यकीन कर लिया, मगर अम्मा ने चोरी छुप कर एक अजनबी आदमी को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं स्कूल से घर वक्त से ज़रा पहले आ गई तो मैंने अम्मा को एक अजनबी शख्स के साथ बैठे देखा। अम्मा ने उस वक्त मुझे वहाँ से चलता किया और उस आदमी को मेरे घर आने के फ़ौरन बाद रुखसत कर दिया। अम्मा ने मेरी खूब मिन्नतें की कि मैं अब्बा को किसी तौर ना बताऊं कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई आदमी घर में आया था। मैं हैरत से अम्मा को तक रही थी कि अम्मा को क्या हो गया है। अब्बा इस मामले में काफ़ी सख्त थे। उन्होंने अम्मा के ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगा रखी थी और वो अम्मा को कहीं भी आने जाने से मना करते थे और अम्मा भी बगैर इजाज़त के कहीं आया जाया न करती थी और ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजार देती। ना उनकी कोई सहेली थी, ना उनको मोहल्ले में कहीं आना जाना था। फिर ऐसे में वो एक अजनबी शख्स को घर में बिठाकर अब्बा की नाराज़गी क्यों मोल ले रही थी। मेरे जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। अब्बा को ना बताने की वजह क्या हो सकती है? अगर वो अजनबी शख्स अम्मा का कोई रिश्तेदार था तो फिर अम्मा को खुद ही बता देना चाहिए था। वो अजनबी सिर्फ एक बार ना आया था, बल्कि मैंने उसे अक्सर अपने घर में पाया था। जब कभी मैं सिपारा पढ़कर या ट्यूशन से जल्दी घर आ जाती तो वो घर में मौजूद होता। मुझे अब्बा से कोई बात छुपाते और झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा न लगता था। अगर अब्बा को पता चल जाता तो वो मुझसे खुद ही कुछ पूछते तो मैं अब्बा के सामने इनकार न कर सकती और सच बोल देती। मैंने यही खदशा अम्मा के सामने रखा कि अब्बा को कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। बेहतर है कि आप इस आदमी को घर आने से मना कर दें या फिर इसके आने के बारे में अब्बा को खुद ही बता दें। फिर अब्बा को बिल्कुल पता न चलेगा। बस तू अपना मुंह बंद रखना। अम्मा ने मेरे जवाब को टाल दिया और मेरे हाथ पर 100 का नोट रख दिया। जा, अपने लिए बाहर से कुछ खाने पीने को ले आ। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा मुझे रिश्वत दे रही हैं, मगर मैं 100 का नोट देखकर खुश हो गई और फौरन बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। मैंने अब्बा को उस आदमी के बारे में कुछ भी ना बताया था। मेरी चुप से अम्मा को मजीद शय मिली थी। अब वो आदमी अक्सर औकात मेरी मौजूदगी में भी घर आने लगा था। यूँ तो अम्मा को खाने पकाने का इतना कोई ख़ास शौक़ न था, ना ही अम्मा को अच्छा खाना बनाना आता था। वो बस गुजारे लायक खाना बनाया करती। मगर जब से उस आदमी का घर आने जाना शुरू हुआ था, अम्मा मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर रख दिया करती और मेरी ऐश हो जाती और अब्बा भी नई से नई चीज़ें खाकर खुश होते थे। अब्बा को मीठा खाने का बहुत शौक़ था और मैं भी इस मामले में अब्बा पर ही गई थी। मुझे भी मीठा बहुत पसंद था, मगर अम्मा को मीठा बिल्कुल पसंद ना था, इसीलिए वो ज़्यादा मीठा ना बनाती। उस शख्स की वजह से अम्मा ने ज़्यादा मीठा बनाना शुरू कर दिया था। अम्मा को अब्बा की पसंद का तो ख्याल ना था, मगर उस शख्स की पसंद का बहुत ख्याल था। मैं अम्मा के रवैये पर हैरान थी। अब अम्मा ज़्यादा खुश रहा करती। पहले की वीरानी और उदासी कहीं गायब हो गई थी। अम्मा की अदाओं से पता चलता कि वो बहुत खुश है। एक दिन मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि आखिर वो अजनबी शख्स कौन है जो अब्बा की गैर मौजूदगी में हमारे घर आता है। कौन अजनबी शख्स? हमारे घर में तो कोई भी नहीं आता। अम्मा मेरी बात सुनकर चौंक गई और फिर साफ मुकर गई। मगर मैं बच्ची न रही थी, बड़ी हो रही थी। मेरे मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले थे। वो कोई गैर नहीं है, मामू है तेरा। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई मामू भी था। अगर था भी तो अम्मा उससे छुप कर क्यों मिलती थी? बस तुम अपने अब्बा को इस बारे में ना बताना। उसको पसंद नहीं है
कि मैं अपने मैके वालों से मिलूं। अम्मा की बात अब की बार मेरी समझ में आ गई थी। अब वो आदमी जिसे अम्मा ने मेरा मामू बताया था, जब भी घर आता तो मैं भी छुप छुप कर उसे शौक से देखती। कभी वो मुझे अपने पास बुला लेता और मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ रख देता। अब्बा को शुरू से ही बैरून मुल्क जाकर नौकरी करने का बहुत शौक था, मगर अब्बा का वीज़ा न लगता। बड़े अरसे के बाद अब्बा की ख्वाहिश पूरी हुई थी और अब्बा को बैरून मुल्क नौकरी का मौका मिल गया। अब्बा रुखसत हुआ तो अम्मा को खास ताकीद करके गया कि वो मेरा ख्याल रखे। मैं भी अब्बा के जाने पर अफसुर्दा थी। मेरे जवान होने तक मुझे अम्मा की ज़िंदगी की सारी कहानी मालूम होती गई। अब्बा के बाद तो अम्मा खुलकर सामने आई थी। वो मुझे अपनी माँ से भी मिलवाने ले गई थी। मैंने पहली बार अपनी नानी को देखा तो हैरान रह गई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मेरे जहन में नानी की झलक मौजूद थी, बल्कि वो तो हर वक्त मेकअप में सजी संवरी रहती। ताहम उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर मेकअप बिल्कुल भी न सजता। वो अब भी फैशन के मुताबिक अजीब व गरीब कपड़े पहनती, मगर उनके लटके हुए जिस्म पर रंग बिरंगे कपड़े भी न सजते। मुझे अपनी नानी से मिलकर कोई खास खुशी न हुई, ना ही अपनायत का जरा एहसास जागा। वो भी मुझसे अजनबियों की तरह ही मिली थी। ना तो उसने मुझे अपने पास बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखा, ना ही मेरे माथे पर बोसा दिया। बस ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायजा लेने में मगन थी। अम्मा ने जिस आदमी को अपना भाई बताया था, वो ना तो यहाँ मौजूद था और ना मैंने नानी से कभी उसका जिक्र सुना था। अब अम्मा अक्सर मुझे नानी की तरफ ले जाया करती और अब्बा को बताने से मना करती। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती कि अम्मा को इतने अरसे के बाद अपनी माँ की तरफ जाने का मौका मिला था। वैसे भी अब्बा यहाँ ना थे तो अम्मा अगर अपनी माँ से मिल लें तो क्या हर्ज था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा से सच छुपाना मुझे बेहद भारी पड़ने वाला था। एक रोज़ नानी ने अम्मा को कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अपनी बेटी मुझे दे दो तो मैं पैसा कमाऊँ। नानी की बात पर अम्मा के साथ साथ मैं भी चौंक गई। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी? अम्मा ने मेरे दिल की बात कही थी। इसके बाप को कहना कि तेरी बेटी मर गई। नानी की बात सुनकर मैं सुन रह गई। मुझे यकीन न होता कि नानी मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूं इस्तेमाल करने का भी सोच सकती थी। एक दिन नानी की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बुरी तरह हाँफते हुए पीछे की जानिब अपनी चारपाई पर गिर पड़ी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। अम्मा और मैं दोनों ही परेशान हो गए। अम्मा उठकर नानी की तरफ भागी और उसको पानी पिलाने की कोशिश की, मगर पानी उनके मुंह से बाहर निकल आया। मैंने परेशानी से अम्मा को देखा तो वो मुझे हौसला तसल्ली देती ये कहकर बाहर निकल गई कि वो डॉक्टर को बुलाने जा रही हैं और मैं नानी का ख्याल रखूं। मैं अम्मा के जाते ही दरवाज़ा बंद करके नानी के हाथ पैर मसलने लगी और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगी। नानी की तबीयत अम्मी के जाते ही संभल गई और नानी उठकर बैठ गई। मैं अम्मा के वापस आने के इंतज़ार में थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी अम्मा वापस ना लौटी तो मैंने परेशानी से नानी से कहा कि न जाने अम्मा कहाँ रह गई है। तू फिक्र न कर, तू आराम से आज रात यहीं सो जा, वो सुबह को आ जाएगी। नानी ने मुझे तसल्ली दी तो मैं कुछ हैरान हुई। नानी को कैसे मालूम था कि वो कहाँ थी, जबकि वो तो डॉक्टर को लेने के लिए गई थी। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं भागकर दरवाजे पर पहुंची। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अम्मा ही थी जो डॉक्टर को लेने के लिए गई थी। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया, मगर अंदर दाखिल होने वाले नौजवान को देखकर मैं चौंक गई। ये अजनबी न जाने कौन था जो बड़े धड़ल्ले से अंदर चला आया था और उसने आते ही दरवाजे को ताला लगा दिया था। तुझे आज की रात इसके साथ गुजारनी होगी। नानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये आप क्या कह रही हो? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने साफ इनकार कर दिया तो वो अपनी लाठी टेकती वहां से चलती। तुझे ये सब करना ही पड़ेगा, तेरी माँ की जान को खतरा है। अगर तू ये सब नहीं करेगी तो सुबह को अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। वो सर्द लहजे में बोलती दूसरे कमरे में चली गई और उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैंने पलटकर नौजवान की जानिब देखा। वो मेरे इंतजार में ही खड़ा था। मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा ना करो, यहाँ से चले जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुढ़िया ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि उसने मेरे लिए एक लड़की का इंतज़ाम किया है, मगर तुम कह रही हो कि तुम्हें ये सब नहीं करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे उस औरत ने फंसाया है, मैं ये काम नहीं करना चाहती। मैंने रोते हुए दुहाई दी तो वो बोला, अच्छा तुम रो मत, चुप हो जाओ, मैं भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। वो मेरी मदद करने को तैयार था।
मगर मैं इतनी रात को भागकर कहाँ जाती। रात का 1 बज गया था और बाहर हर सू अंधेरा फैल गया था। मुझे रात यहीं गुजार लेने दो, पर तुम मेरे करीब मत आना। मैं नानी से कह दूंगी कि मैंने तुम्हें खुश कर दिया, वरना वो मेरी माँ को मार डालेगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े तो वो चुपचाप मान गया। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे करीब भी ना आऊंगा। तुम आराम से तसल्ली से बैठ जाओ। उसने जग से गिलास पानी में उंडेला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने गिलास एक ही सांस में खाली किया तो मेरे हवास कुछ बहाल हुए। वो मुझसे दूर हटकर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया, जबकि मैं सोफे पर टिक गई। हमने सारी रात यूं ही बसर कर दी। वो सुबह होते ही नोटों की गड्डी मेज पर रखकर चला गया। मैंने नोटों की गड्डी नानी के हाथ पर लाकर रखी तो वो खुश हो गई। मेरी माँ कहाँ है? मैंने उनसे पूछा तो वो बोली, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में ही होगी, आ जाएगी कुछ देर में। तू जाकर मेरे लिए नाश्ता बना। मेरा दिल चाहा कि मैं उस औरत का मुंह नोच लूं जो खुद को मेरी नानी कहती थी। क्या कोई अपनी बेटी और नवासी को इस धंधे पर लगा सकता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों की खातिर? मैं फौरन ही नानी के घर से बाहर निकली और भागती चली गई। मेरा इरादा वापस घर जाने का भी ना था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ ही मुझे यहाँ जबरदस्ती छोड़कर गई थी और वो अपने घर में ही होगी। इन दोनों औरतों ने मुझे फंसाने के लिए ड्रामा किया था और मुझे अम्मा की मौत की धमकी दी थी। मैं पहले कभी ऐसी सूरत हाल से ना गुजरी थी, लिहाजा अम्मा की मौत का सुनकर परेशान हो गई। अब्बा भी यहाँ ना थे। ऐसे में मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी, मगर वो सब इन माँ बेटी का धोखा था जो मुझे दिया गया था। मुझे अपनी माँ पर यकीन न था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। वो कितनी गिरी हुई औरत थी, बल्कि दोनों ही इंतहाई फरेबी और गिरी हुई थी जो मुझे इस मकाम तक ले आई थी। अगर वो लड़का मेरी बात ना सुनता और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता तो मैं क्या कर सकती थी? मैं तो सारी रात उसके रहम करम पर थी। भागते भागते मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अपने ख्यालों में गुम मोड़ मुड़ती एक गाड़ी को ना देख सकी। जोरदार टक्कर लगने से मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मैंने फौरन ही उठकर बैठने की कोशिश की तो नर्स ने मुझे लेटे रहने का कहा, और तभी मेरी नज़र कुर्सी पर मौजूद उस शख्स की जानिब पड़ी जो मेरी तरफ ही मुतवज्जा था। अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने पूछा तो मैं उसी लम्हे उसे पहचान गई। ये तो वही शख्स था जो मुझे रात में नानी के घर में मिला था। शायद वो उसी की गाड़ी थी। बेहतर है। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपना सर तकिए पर डाल दिया। मैं फिर से उस आदमी से जा टकराई थी। आप वापस अपने घर नहीं गई? उस आदमी ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई। जब मेरी माँ इस काम में मुलविस थी तो मैं घर क्यों कर जा सकती थी? मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दिया गया तो मेरे पास जाने का कोई ठिकाना न था। मैंने अब्बा से रब्ता करने की कोशिश की, मगर एक तो मेरे पास उनका नंबर ना था। उनके साथ जो आदमी बाहर गए थे मैं उनमें से एक को जानती थी। मैं उसके घर वालों से उसका नंबर भी लेकर आई ताकि उससे रब्ता करके अब्बा से बात कर सकूं, मगर वो नंबर भी मुसलसल बंद था। जो नौजवान मुझे नानी के घर मिला था उसका नाम अरसलान था। इस सारे सिलसिले में अरसलान मेरी मदद करता रहा। मैं उसकी गाड़ी में ही बैठी घूमती रही। अब आप कहाँ जाएंगी? बिलाखिर उसने ठंडी सांस भरते हुए मुझसे पूछा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। अब आप मुझे मेरी माँ के घर ही छोड़ दीजिए, मैंने धीमी आवाज़ में कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वहाँ आपको ख़तरा है। आप ऐसा करें, मेरे साथ मेरे घर चलें। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मगर मैं ऐसे आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरे घर में मेरी माँ और बहन मौजूद है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इस तरह मुनासिब नहीं लगता। आपकी माँ और बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगी? तो फिर ऐसा करें, आप मेरे साथ निकाह कर लें और मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ चलें। उसकी बात सुनकर तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं ऐसे कैसे निकाह कर सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। अब की बार वो मुस्कुरा दिया। आपको दोनों में से एक रास्ता तो अपनाना ही होगा। या तो ऐसे ही मेरे घर चलें या फिर आप निकाह करके मेरे घर चलें। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वैसे मैं एक शरीफ लड़का हूँ। आप यकीन नहीं करेंगी, मैं उस रात पहली बार ही किसी के साथ रात गुजारने गया था। वो औरत मुझे बाजार में मिली थी और मुझसे मेरा नंबर ले लिया था। उस रात उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं भी एडवेंचर समझते हुए चला गया। उसने मुझे अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की तो मैं उसके घर जाने पर राज़ी हो गई। मैं बगैर निकाह के ही उसके साथ उसके घर चली गई थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके घर पे माँ बहन मौजूद है। उसकी माँ और बहन मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मैंने उन दोनों को अपनी सारी कहानी कह सुनाई तो वो मेरी माँ की इतनी संगदिली पर हैरान रह गई। कोई माँ अपनी औलाद के साथ
ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने हैरानी से पूछा था। अरसलान की माँ और बहन काफ़ी अच्छी थी। वो दोनों ही मुझसे प्यार और हमदर्दी से पेश आती। अरसलान के अब्बू की वफ़ात काफ़ी पहले हो चुकी थी। ये अच्छे खाते पीते लोग थे। मुझे वहाँ रहते लगभग 1 महीना गुजर गया था। अरसलान अब्बा के बारे में मालूमात हासिल करता रहा, मगर वो अभी तक वापस ना लौटे थे। एक दिन अरसलान की माँ ने मुझसे कहा, ख़ानदान भर के लोग बातें बनाते हैं कि जहाँ लड़की जो कि ख़ानदान की भी नहीं है हमारे घर में रह रही है, तो ये मुनासिब नहीं लगता। मैं उनकी बात सुनकर शर्मसार हो गई। आप सही कह रही हैं, मुझे अपने जाने का कोई ठिकाना कर लेना चाहिए, मैंने मायूसी भरे लहजे में कहा। तो वो चौंक गई। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अरसलान की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ और उससे निकाह कर लो। मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं, मैं जल्दी से बोली थी। मैं माँ हूँ, अपने बेटे के जज्बात खूब समझ सकती हूँ। उसकी बीवी राबिया उसे धोखा दे गई थी। उसके बाद उसे कोई लड़की नहीं भाई। राबिया का और उसका साथ सिर्फ 1 साल ही रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो उसकी दौलत की खातिर यहाँ रह रही थी, मगर उसका पोल जल्द ही खुल गया और वो उस शख्स के साथ चली गई जिससे वो मोहब्बत करती थी। लिहाजा अरसलान बहुत दुखी है। उसने औरतों पर अपना एतबार खो दिया है, मगर तुम जैसी बाकिरदार और पाकबाज लड़की उसका एतबार लौटा सकती है। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूंगी और तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ भी ना होगी। उन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से मुझसे अरसलान के रिश्ते की बात की तो मैंने भी हामी भर ली और यूं जुमे की शब मेरा और अरसलान का सादगी से निकाह कर दिया गया। मैं हैरान थी कि खुदा ने मेरा नसीब कहाँ लिखा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अरसलान से ऐसे हादसाती तौर पर मिलूंगी और उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी, मगर वो एक बहुत ही अच्छे शौहर साबित हुए थे। मैं यहाँ खुश थी। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। अरसलान और उसके घर वाले मेरा ख्याल रखते, मगर मेरे दिल में अभी भी एक कसक बाकी थी। मेरी माँ ने मेरे साथ जो सलूक किया था उस पर मेरा दिल तड़प जाता। मैं अब्बा की याद से पीछा ना छुड़ा पाती। मैं चाहती थी कि अब्बा आए और मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूं। मेरी माँ और नानी ने तो यही समझा था कि मैं वापस लौटकर उनके पास ही आऊंगी और वो मुझे हर रात इस तरह इस्तेमाल करेंगी, मगर खुदा ने मुझे आजमाइश में पड़ने से बचा लिया था और मुझे अरसलान को सौंप दिया था। मैं इस बात पर अपने रब की शुक्रगुजार थी। अरसलान अब्बा की खोज में लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे आकर बताया कि मेरे अब्बा पाकिस्तान वापस आ चुके थे। मैं अब्बा की वापसी का सुनकर तड़प उठी। मैंने उसी वक्त अरसलान से कहा कि वो मुझे अब्बा के पास ले चले ताकि मैं उनको सारी कहानी कह सुनाऊं। अरसलान मान गए और मुझे उसी वक्त लेकर चल पड़े। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई। अगले ही लम्हे उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना सीना पीट डाला और अपने बाल नोच लिए। तू हम पर इतना बड़ा दाग लगाकर चली गई थी, अब किस मुंह से वापस आई है? चली जा, तेरा बाप तेरे जनाजे पर भी शामिल नहीं होना चाहता। तू यहाँ से चली जा। अम्मा ने मुझे पीछे धकेल कर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर अरसलान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा पकड़ लिया। मैं उनका वावेला सुनकर हैरान थी। बजाय शर्मिंदा होने के मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। हंगामे की आवाज़ सुनकर अब्बा भी कमरे से बाहर निकल आए। मैं अब्बा को देखते ही उनकी तरफ लपकी तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और मेरे पीछे खड़े अरसलान को घूरने लगे। तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे शर्म ना आई? बाप की इज्जत को दागदार करते हुए, अपने आशिक के साथ भागते हुए। अब्बा की जबान से निकलने वाले अल्फाज तीर की तरह मेरे सीने में पैवस्त हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तू अभी के अभी अपने आशिक को लेकर चली जा, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। अब्बा की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। मगर अब्बा, ये सच नहीं है। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। यह औरत मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है जो माँ कहलाए जाने की हकदार भी नहीं है। मैंने अम्मा की तरफ इशारा करके अब्बा को बताया तो वो चौंक गए। मेरी माँ के वावेले में इजाफा हो गया। मैं जानती थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी बात अब्बा तक ना पहुंचा पाऊं। अब्बा ने धाड़ कर अम्मा को चुप रहने का इशारा किया और मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। मैंने अब्बा को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी दास्तान कह सुनाई और उस अजनबी आदमी के घर में आने का जिक्र भी कर दिया जिसको अम्मा ने मेरा मामू बताया था। अरसलान ने भी सारे वाक़े की तस्दीक कर दी तो अब्बा सर पकड़ कर बैठ गए। अगले ही लम्हे अब्बा अम्मा पर चढ़ दौड़े। अब्बा के मुंह से गालियों की बौछार निकल रही थी। उन्होंने अम्मा का गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं जानता था
तू यही करेगी। मुझे तुझे पहले दिन ही मार देना चाहिए था। तेरी माँ ने तुझे इस धंधे में डाला और तूने अपनी बेटी को इस धंधे में डालने की कोशिश की। तुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने तुझे घर, इज्जत, सब कुछ दिया, पर तू कुत्ते की तुम ही रही। मैंने और अरसलान ने बमुश्किल अब्बा को अम्मा से दूर किया, वरना शायद वो आज अम्मा की जान ही ले लेते। अम्मा फौरन ही अपनी जान बचाकर भाग गई। वो यकीनन अपनी माँ की तरफ गई होंगी। मैं अरसलान के साथ वापस घर आ गई। अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और हमेशा के लिए बाहर चले गए, और वहीं अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। अम्मा ने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया था। मुझे कुछ अरसे के बाद अरसलान ने बताया कि उसने अम्मा को किसी आदमी के साथ शॉपिंग करते देखा था। मैं समझ गई थी ये वही आदमी होगा जो अब्बा की गैर मौजूदगी में घर आता था। मेरी माँ ना सुधरी थी। मैं अरसलान के सामने भी अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा हो जाती, मगर अरसलान ने मुझे कभी किसी किस्म का कोई ताना न दिया था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे इस साजिश का हिस्सा बनने से बचा लिया और अरसलान जैसे जीवन साथी को मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।